वेलकम टू स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम के एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी हो गई होगी, क्योंकि बीपीएससी 68 का एग्जाम जो है 12 फरवरी को होने वाला है और एडमिट कार्ड आप सभी के हाथों में आ गया होगा। तो लास्ट टाइम में जो एमसीक्यूज है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। और इस एमसीक्यूज को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि किसी भी स्टेट का पीसीएस का हो, जैसे कि बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, उत्तराखंड का हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, राजस्थान का हो गया, झारखंड का हो गया। अभी हाल ही में यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, फिर एमपी पीसीएस का होने वाला है और बीपीएससी का तो हो ही रहा है। इसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी जीडी कांस्टेबल, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे भी एग्जाम करना कराती है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। रेलवे का कोई एग्जाम हो, जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, यूपी एसएससी हो गया, बिहार एसआई कांस्टेबल हो गया, यूपी एसआई कांस्टेबल हो गया। इसके अलावा जो आपका है बीएसएफ हो गया। ऑलमोस्ट सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही वीडियो को प्यार दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके समाधि स्थल को अभय घाट कहा जाता है। पूछ रहा है किसके समाधि स्थल को अभय घाट कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई और ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मोरारजी देसाई। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। देखिए, अगर आपको आंसर पता होगा तो आप हमारे बताने से पहले ही आप कमेंट सेक्शन में जाकर के वहाँ पर आंसर दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, हर एक क्वेश्चन के साथ एक की फैक्टर को रखा है ताकि आपके एग्जाम में और ज़्यादा हेल्प हो सके। तो हम देखते हैं की पॉइंट कुछ और नाम देखते हैं, उनके समाधि स्थल को देखते हैं। जैसे महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल, मोरारजी देसाई को अभय घाट, जो कि हमारा आज का मेन क्वेश्चन था। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो सदैव अटल कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन बोला जाता है। राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीरभूमि बोला जाता है और राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट बोला जाता है। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन सी है बेगम हजरत महल और ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी। फिर इससे जो हम कुछ की पॉइंट को देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी कौन थी, एनी बेसेंट थी और इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। तो यहाँ से 3 पॉइंट मिल गया। एक तो प्रथम महिला अध्यक्ष आईएनसी का और दूसरा इन्होंने कब किया था अध्यक्षता, 1917 में, और कहाँ किया था, कलकत्ता अधिवेशन का। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू है। देखिए, अगर क्वेश्चन में प्रथम सिर्फ महिला पूछता है तो एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछता है, यानी अगर भारतीय शब्द लगा देगा तो फिर वो हो जाएगी सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी 1925 में और ये कौन सा अधिवेशन था, तो ये कानपुर अधिवेशन था। इसके अलावा कुछ और अधिवेशन देखते हैं कांग्रेस का, जैसे कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, महात्मा गांधी ने क्या किया था। और ध्यान रखिएगा, गांधी ने सिर्फ यही एक अधिवेशन किया था कांग्रेस का। 1929 की बात करें तो लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और एक हुआ था 1938 और एक 1939 में। 38 वाला हुआ था हरिपुरा में और 39 वाला हुआ था त्रिपुरा में, और इन दोनों की अध्यक्षता जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन ए है भारत और चीन, ऑप्शन बी है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ऑप्शन डी है रूस और फिनलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो आपका भारत और पाक, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। फिर हम क्या देखते हैं, और कुछ देश देखते हैं, उनके बीच की सीमा रेखा देखते हैं। जैसे कि मैकमोहन रेखा जो हो गया भारत और चीन के बीच है, रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, मैनरहिम रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच है, हिडेनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच है, मैग्नीनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। देखिए, ध्यान रखिएगा, हम जितना जो की फैक्ट बता रहे हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे तो आप अपना स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, क्योंकि अगले एग्जाम में भी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। ऑप्शन ए है लिग्नाइट, ऑप्शन बी है पीट, ऑप्शन सी है बिटुमिनस और ऑप्शन डी है एंथ्रासाइड। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि एंथ्रासाइड जो है इसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। फिर इससे हम कुछ की पॉइंट को देखते हैं। एंथ्रासाइड कोयला जो है इसमें कार्बन की मात्रा में सर्वाधिक पाई जाती है और एंथ्रासाइड सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा कितना होती है, 94 से 98% होती है। वही अगर लिग्नाइट की बात करें तो इसमें 60 to 70% होता है और लिग्नाइट को हम भूरा कोयला भी कहते हैं। बिटुमिनस की बात करें तो इसमें कार्बन की मात्रा 78 से 82% होती है और इससे हम मुलायम कोयला यानी कि सॉफ्ट कोयला बोलते हैं। और सबसे निम्न कोटि का जो कोयला होता है ना वो पीट कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 45 से 52% होती है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की
की संसद डाइट कहलाती है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है इटली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि जापान की संसद क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। फिर हम कुछ और संसद देशों के संसदों के नाम देखते हैं। जैसे रूस की संसद को क्या बोलते हैं? कोर्टेस बोलते हैं। जापान की डाइट बोलते हैं। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। यूएसए की संसद को कांग्रेस बोलते हैं। चीन की संसद को नेशनल पीपुल कांग्रेस बोलते हैं। ईरान की संसद को मजलिस बोलते हैं। इटली की संसद को सीनेट बोलते हैं और अफगानिस्तान की संसद को शोरा बोलते हैं। ये जितना जो हमने देश और उसके संसद का नाम बताया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक साल कभी ना कभी एग्जाम में पूछता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। ऑप्शन ए है डॉन्टल, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है वोहर और ऑप्शन डी है क्यूरी। इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी है, यानी क्यूरी का संबंध जो है परमाणु संरचना से नहीं है। फिर अगर हम क्या करते हैं, कुछ जैसे की पॉइंट को देखते हैं, तो क्यूरी का संबंध अगर परमाणु सिद्धांत से नहीं है तो इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध रेडियम से है। आधुनिक युग में सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था जॉन डाल्टन ने। और रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय सिद्धांत दिया था और इन्होंने इसमें कहा था कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है रिक्त होता है और परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। आप ये फिगर देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है काफ़ी यहाँ पे स्पेस है और इलेक्ट्रॉन जो है आपका चक्कर लगा रहा है और बीच में बोल रहा है कि द्रव्यमान जो है इसके नाभिक में केंद्रित होता है। इसके अलावा बोर ने भी कुछ अवधारणाएं दी थी, जैसे कि उनका पहला है इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है और जिसकी ऊर्जा एवं त्रिज्या जो है नियत होती है। और दूसरा उन्होंने कहा था जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनका कुल संवेग जो है संरक्षित रहता है, यानी कि उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था mv r=nh/2π। फिर इससे जुड़े हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है आदमी, ऑप्शन बी है नीली व्हेल, ऑप्शन सी है बंदर, ऑप्शन डी है हाथी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि नीली व्हेल। इससे जुड़े हम कुछ की पॉइंट को देखते हैं। नीली व्हेल सबसे जोर से बोलने वाला जंतु तो है ही, इसके अलावा ये सबसे बड़ा स्तनधारी जंतु भी है। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया जा चुका है और हाथी का वैज्ञानिक नाम जो है एलेफस मैक्सिमस है। अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले कुछ और जीवों को देखते हैं, जैसे बंदर हो गया 140 dB, बुलडॉग चमगादड़ हो गया 160 dB, ब्लू व्हेल हो गया 188 dB और स्पर्म व्हेल हो गया 233 dB। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न का कारण विषाणु है? ऑप्शन ए है टेटनस, ऑप्शन बी है कुष्ठ, ऑप्शन सी है रैबीज और ऑप्शन डी है प्लेग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि रैबीज जो है विषाणु का कारण है। फिर इसी हम कुछ की पॉइंट देखते हैं। रैबीज विषाणु से होता है और इसके टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। तो अगर पूछे विषाणु के टीके की खोज किसने की थी या रैबीज की टीके की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा लुईस पास्चर। देखिए ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा है ये। विषाणु से होने वाले कुछ रोग को देखते हैं, जैसे एड्स हो गया, चेचक हो गया, खसरा हो गया, पोलियो हो गया, डेंगू हो गया, पीलिया हो गया, जिसे हम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। ये सारे रोग जो है विषाणु से होते हैं। इसके अलावा जीवाणु की बात करें तो इनसे हैजा होता है, टेटनस होता है, टीबी होता है, टाइफाइड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, निमोनिया होता है, प्लेग होता है, काली खांसी होता है। ये सारे बीमारी जो है रोग जो है वो जीवाणु से होता है। और प्रोटोजोआ से होता है कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी और पायरिया। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में दे देता है कि इन्फ्लुएंजा किसके कारण से होता है, तो जीवाणु के कारण से होता है। कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, पास्कल निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऑप्शन ए है ताप, ऑप्शन बी है दाब, ऑप्शन सी है बल और ऑप्शन डी है शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि दाब। फिर इससे जो हम कुछ की पॉइंट को देखते हैं, कुछ भौतिक राशि और उसके मात्रक देखते हैं, जैसे ताप हो गया केल्विन, द्रव्यमान हो गया किलोग्राम, चाल हो गया मीटर पर सेकेंड, विभवांतर हो गया वोल्ट, दाब हो गया पास्कल, लंबाई हो गया मीटर, बल हो गया न्यूटन और शक्ति हो गया वाट का। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने ही वाला है, ये VVI क्वेश्चन है आपका। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रसिद्ध स्थलों में से कौन सा स्थल बिहार में स्थित है? ऑप्शन ए है सलीम अली पक्षी विहार, ऑप्शन बी है अशोक स्तंभ, ऑप्शन सी है उदंती पक्षी विहार, ऑप्शन डी है कामाख्या मंदिर। तो पूछ रहा है आपका क्वेश्चन कि बिहार में स्थित है, तो बिहार में अशोक स्तंभ स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसी हम कुछ की पॉइंट को देखते हैं, अशोक स्तंभ बिहार में स्थित है, सलीम अली पक्षी विहार जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, कामाख्या मंदिर असम में है। और बिहार के कुछ और प्रमुख स्थल को देखते हैं, जैसे विष्णुपद मंदिर हो गया, ये आपका गया में है। गया में एक और है बराबर की गुफा है जो अशोक के समय का बनाया गया है। सूर्य मंदिर हो गया औरंगाबाद में है, राजगीर पावापुरी और ये नालंदा में है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फैलाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पर चारों तरफ फैला दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। बेस्ट ऑफ लक जितने भी BPSC के एग्जाम देने वाले लोग हैं उनके लिए गुड लक।